अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। दिस इज मी सुहाफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। फौरी तौर पर उनके पास चलते हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पर पूरे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप हरमीत पाजी? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल तो नहीं ठीक, हाँ ठीक हूँ, इस वक्त गुजारा हो रहा है। चलिए, गेट वेल सून फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक होल टीम। और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अपने काम के साथ हम कितने कमिटेड हैं। हरमीत पाजी की रात को तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद भी गुड मॉर्निंग पब्लिक, तो आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए और आपसे पूरे 2 घंटे का रनडाउन शेयर करने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप हमारी स्क्रीन के थ्रू जानना चाहते हैं, उसके लिए वी आर ऑल हियर। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रोग्राम, जिसमें हमने आपसे 2 घंटे के रनडाउन में क्या क्या शेयर करना है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले कल जो होने वाली हैपनिंग होती हैं, ख़ासतौर पे वो हैपनिंग जो हम चूज़ करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि शायद आपको इसके बारे में ना पता हो। अगर हम स्ट्रीट फुटबॉल की बात करें हरमीत, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, किसी भी शहर में, तो जब हमने फीफा वर्ल्ड कप के बाद ये फीवर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत फैलता हुआ और बढ़ता हुआ देखा, तो सबसे ज़्यादा असर हमने इसका स्ट्रीट फुटबॉल में देखा। मतलब अगर हम लियारी गैंग्स की बात करें, और लियारी के कुछ ऐसे फुटबॉल गैंग जो कि बड़े मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान में, वो दरअसल वो लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बगैर किसी रिसोर्सेज के, कोई लेम एक्सक्यूज़ दिए बगैर अपने आप को पॉलिश किया। और उसके बाद फाइनली अगर मैं नॉर्वे फुटबॉल कप की बात करूं, तो उसमें हमारी जो स्ट्रीट फुटबॉल की एक टीम है, उसने दूसरी दफ़ा कामयाबी समेटी है, जिसको आज हम चेरिश कर रहे हैं। सो हमारी तरफ से पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस। प्लस अगले राउंड में अब ये स्ट्रीट फुटबॉल टीम हरमीत पहुंच गई है, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए एक क्रेडिट की बात है। आजकल खेल के मैदान से अच्छे ताज़े हवा के झोंके हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हमने हमजा का बहुत जिक्र किया हरमीत। उसके बाद हमारा जो सीरीज़ चल रही थी श्रीलंका के साथ, उसमें काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छी चीज़ें रही। और अब फुटबॉल दुरुस्त फरमाया सोहा। अगर हम देखें स्ट्रीट चाइल्ड की बात करें, फुटबॉल के हवाले से बात करें, आपको याद होगा इस पर हमने भरपूर सेगमेंट भी किया था। और अगर हम लियारी के बच्चों की बात करें, लियारी के साथ साथ अगर हम जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान, तो एक बहुत बड़ा टैलेंट वहाँ पे भी पाया जाता है। 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फुटबॉल के मैचेस भी बाकायदगी से होते हैं, टूर्नामेंट भी होते हैं, और इसी के साथ साथ वहाँ से हमें नामवर जो चाइल्ड फुटबॉल से रिलेटेड बच्चे हैं वो भी मिले हैं। लेकिन अब इस वक्त आपने देखा कि फुटबॉल वो वाहिद गेम है जो पूरी दुनिया में काफ़ी मकबूल है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इस पर इतना ज़्यादा ना फोकस था ना ज़्यादा। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए, फीफा वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल है वो भी हमारे यहाँ तैयार होता है और वो भी जाता है, फिर वो उस पर जब खेला जाता है तो यकीनन तकलीफ थोड़ी बहुत होती है कि फुटबॉल बनाया हमारे कंपनीज ने है, हमारे मुल्क में तैयार हुआ है, लेकिन जब हमारी टीमें ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो ये जो नई जनरेशन है, और जिस तेज़ी से वो इंटरेस्ट ले रही है और तेज़ी से अपना नाम बना रही है, कमाल है भाई। तो अच्छा, टीम का नाम तो बन रहा है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो क्वालिफाई करने की अगर हम बात करें ना, फुटबॉल के मैच में हमेशा आपको पता है हरमीत पाजी, कोई एक ऐसा गोल होता है जो कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल से होता है, क्रिकेट की गेम की तरह, लेकिन वो गोल आपको गोल गोल घुमा देता है और फिर आप जीत जाते हैं या जीत के करीब हो जाते हैं। तो अगले राउंड में जाने के लिए मैं 2 नाम आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तुफैल शनवारी और अब्दुल वहाब ने जो गोल किया, उसकी वजह से हमारी टीम स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की जो टीम है अब नॉर्वे कप में अगले राउंड में जा चुकी है। बेस्ट ऑफ लक टीम फ्रॉम आवर साइड कि आप अगला भी क्वालिफाई करें, उसके बाद फाइनल जीत के ही हमजा के बाद आपके भी पुरतबाक इस्तकबाल के लिए वो ऑल रेडी, तो हम बड़ा प्रोग्राम वेलकम करेंगे। और इसके बाद हरमीत एक और बड़ी अहम चीज़ कि इस तरह की कामयाबियाँ ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप समेटना, तो हमारी जो फेडरेशन से, हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ शहरों में और देखते हैं कि एक्टिवली इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऑल्दो वो नहीं करते। मुख्तलिफ फेडरेशन के साथ साथ हमने ये देखा कि बाहर दुनिया से जो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जिनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक या आसपास जो पड़ोस में ममालिक हैं, उनके फुटबॉलर्स को सामने लाया जाए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस पर काम कर रहे हैं, और फिर कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ फेडरेशन है उनके साथ मिलकर फिर इन नौजवानों को जैसे निखारा जाता है, जैसे पॉलिश किया जाता है, जैसे आगे लाया जाता है, और फिर फ्रंट पे जब ये वक्त आता है तो फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे अब ये देखें नॉर्वे के हवाले से, तो यकीनन उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी थी, उस अपनी वो जो पोजीशन इस किस्म की मजबूत कर ली है कि आज उसका फ़ायदा भी उनको पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं फुटबॉल के हवाले से आपको याद है, माजी में भी जो है पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से जो है पूरी दुनिया में स्टोरीज छपी थी, अप्रिशिएट किया गया था। तो आज भी अगर हम देखें
तो बड़ी खुशी की बात है पूरे मुल्क के लिए। एक और खुशी की बात है, आज प्रोग्राम के आगाज में अच्छी और भरपूर ऐसी इंथुजियास्टिक खबरें आपको देनी ताकि आपकी पूरी मॉर्निंग भी अच्छी हो जाए। एंड आई जस्ट वांट टू मेक योर होल डे अ गुड डे कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। और अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है इस्लामी इक़दार को हमने कई दफ़ा मुख्तलिफ ममालिक में इस्लामोफोबिया के नाम पर हमने पामाल लिखा है। लेकिन अब अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो फुटबॉल से रिलेटेड ही मैंने आपको अगली खबर देनी है। आपको नोहिला बेंजिया की एक मैं अगर खबर दूँ, फुटबॉलर है और ये फीमेल फुटबॉलर है, लेकिन आपको पता है उनका क्रेडिट क्या है? तारीख़ में वो अब पहली खातून बन गई हैं फ़ुटबॉल खेलने वाली ऐसी खिलाड़ी जो कि हिजाब पहनकर फ़ुटबॉल खेली हैं। 2014 की अगर मैं बात करूं तो हरमीत पहले फ़ीफ़ा के मुताबिक जो है उन्होंने इस चीज़ को बैन किया था। बहुत सारी चीज़ों को कीप इन माइंड रख के, मेडिकल पर्सपेक्टिव से और हिफाजती पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को एक्सक्यूज़ बना के हिजाब ना पहन कर क्रिकेट या फ़ुटबॉल या इस तरह के खेल जो है उसमें मना किया जाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ममानत पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अब फ़ुटबॉल में 2014 को ये पाबंदी जो है वो ख़त्म की गई थी। और नोहिला बेंजिया जो है वह नायाब हैं, खूबसूरत हैं, प्यारी है और हिजाब पहनकर तो और भी एक अलग ही चाम नज़र आ रहा है। तो वो हिजाब पहनकर वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली पहली फुटबॉलर बन गई हैं। और ये क्रेडिट जाता है उन तमाम मुस्लिम ममालिक को जो हमेशा ये समझते हैं कि येस, इस तरह के फ़ीफ़ा समेत इंटरनेशनल कप जितने भी होते हैं उसमें अगर आप जिस तरह से भी परफॉर्म करना चाहें, जो भी आपका अवतार हो, जो भी आपका ऑरा हो, आप उसको कैरी करके अपनी जो आपकी वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उन सबको साथ कैरी करके आप मैदान में उतर सकते हैं। ना सिर्फ उतर सकते हैं बल्कि आप जीत भी सकते हैं विद ऑल दीज रिस्पेक्ट। बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया, एक अच्छी खबर है कि खातून है हिजाब के साथ। और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो जहाँ पे भी हो, लेकिन आपको इस साथ में सारी चीज़ों के साथ साथ ये आज़ादी भी हो कि जिस तरीके से आप जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये अच्छी बात है कि पूरी दुनिया उसको सपोर्ट भी कर रही है। मुस्लिम ममालिक के साथ साथ उन तमाम तर गैर मुस्लिमों को ये क्रेडिट जाता है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, ये बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल में भाई बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है कि हमारी नौजवान ख़वातीन जितनी भी हैं वो हर प्लेटफॉर्म पर जो है अपने मजहबी मामलात को भी साथ में रख कर वो आगे लेके जाते हैं। तो उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये क्रेडिट है यकीनन उन तमाम ख़वातीन का जो अपने आप को एम्पावर करने के लिए इस तरह की हमेशा हमने देखे हरमीत बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऐसी NGOs, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं। ख़ाम का ताल्लुक किसी भी धर्म या मज़हब से हो, वो इस बात की ज़रूर निशानदेही करते हैं कि आपको अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, ख़ा आप किसी मुस्लिम मुल्क में हैं या मुस्लिम मुल्क में नहीं भी हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म जिनको पूरी दुनिया में देखा जाता है ना, मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप में दुनिया के 196 ममालिक से तमाम मुल्कों के जो टीम्स हैं वो शिरकत करती हैं ऑब्वियसली। तो आप अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करें, इससे ज़्यादा ऑनर की और क्रेडिट की बात जो है वो आपके लिए कम ही होती है। तो ये मौका जी इनको मिला है और इन मौके को भरपूर से कैश किया है और रिकॉर्ड भी बना लिया है कि वर्ल्ड कप में पहली खातून जिसने हिजाब पहनकर मैदान में उतरी और माशाल्लाह वो फुटबॉल खेल रही हैं। तो जनाब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। ये कुछ दो बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी खबरें थी प्रोग्राम के शुरू में जिसको हमने शामिल करना था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम, मतलब टॉप रेटेड कल के दिन में क्या हुआ है, आने वाले कल के दिन में क्या होगा। टॉप स्टोरीज की हम बात कर लेते हैं। अगर हम PDM हुकूमत की बात करें तो कोलिशन गवर्नमेंट है। हाँ, अलबत्ता हरमीत हमें ये देखने में आता है कि यही हुकूमत जिसको हम PDM हुकूमत कहते हैं, 12 से 13 जमातों का ये कोलिशन जो कि जब अपोजिशन में था तो उस वक्त महंगाई के खिलाफ हमने बहुत एहतजाज किए थे। लेकिन आज उनके दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा महंगाई है। आम आवाम एक आम ले मैन जो है वो शदीद परेशान है। बढ़ती हुई आटा, चीनी, घी, दालें, गैस के नरखों, बिजली के नरखों, आवाम बहुत शदीद परेशान है इस वक्त। ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अवामी मैंडेट सामने लाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है इलेक्शन। लेकिन उससे पहले का मरला यानी निगरान सेटअप का मरला अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई मेक श्योरिटी के साथ हमें नज़र नहीं आ रही चीज़ें कि कहाँ से किस तरफ ड्राइव होंगी। ऑल दो निगरान वज़ीर आज़म का नाम और उसके लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट होना ये भी एक मौमा ही है। तो ये आखिरी अशरा इस वक्त चल रहा है PDM हुकूमत का। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। ऑब्वियसली पॉलिटिकल सेगमेंट हमारा एक डिटेल सेगमेंट होता है जिसको आज की टॉप स्टोरी में हम हिस्सा बनाएंगे। फिर बात कर लेते हैं, जब भी मुआशरे में हरमीत ऐसी कोई चीज़ होती है ना, रिजवाना एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया में इस वक्त हर सहाफ़ी, हर बच्ची, हर बच्चे, हर बड़े के ज़ुबान पे है।
कल की खबर के मुताबिक रिजवाना जो है उसकी कंडीशन इस वक्त काफ़ी कंपैरेटिवली पहले से क्रिटिकल है। बेहतरी होने की बजाय, बेहतरी की तरफ जाने की बजाय अब उसकी हालत जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। और कल जो है आसिम हफीज़ साहब जो कि सिविल जज इस्लामाबाद है, उनका एक बयान सामने आया कि मेरी बीवी जो है वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि बाकियों का भी जहन जो है उसको मफलूज कर दिया जाए, ख़राब कर दिया जाए। खैर रिजवाना पे बेईमाना तशद्दुद उन्होंने किया। इसमें देखें कि एक तरफ तो हम भी करते हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पर भी बात हो रही है, लेकिन पुलिस का किरदार बड़ा मशकूक है। फिर आपने देखा कि गिरफ्तारी से कबल जमानत लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनको दी गई, और अब भी हम देख रहे हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो हम अगर चाहें तो चुन चुन कर लोगों को उठा सकते हैं, पुलिस अगर चाहे तो। और माजी में एक मिसाल हमारे पास मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गरीब के लिए जब ये बात आती है, एक आम आदमी के लिए आती है, एक आम लेमैन के लिए जब ये बात आती है, तब पुलिस जो है उसमें दफात चेंज कर लेती है। और मैं हमेशा ये बात करते रहता हूँ कि भाई जब भी मामला अशराफिया तक ही महदूद होगा तो फिर रियासत जो है वो दुरुस्त में नहीं जाती है। अब आपने गरीब के लिए आवाज़ नहीं उठानी है, आपने दफात में ऐसे कमज़ोर दफात डाले हैं कि जानबूझकर जो जज है और उसकी वो साइको बेगम है, जो बगौल वो जज साहब कहते हैं कि वो साइको ही है, मतलब ठीक नहीं है, और लग भी रहा है ठीक नहीं है पूरी की पूरी, कि एक बच्ची पर वो इस किस्म की तशद्दुद कर रही है। तो ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नफ्सियाती मसला कह के इस चीज़ से भाग जाना या राह फरार इख्तियार कर लेना, फ़िलहाल ये तो मुआशरा भी एक्सेप्ट नहीं करता। और फिलहाल सूरत हाल ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि रिजवाना की तबीयत पहले संभल जाए, और साथ ही साथ अगर तबीयत माँ बाप की बात करें तो जिस बेबसी की तस्वीर वो माँ बाप बने बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि उनके पास ताकत या पैसा नहीं है, तो ये इंसाफ दिलाने के लिए हम जैसे लोगों को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें फ़ोर फ्रंट पर आना भी पड़ेगा। और इस हवाले से मैं लोगों को भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी कैंपेन भी चलाई जा रही है, और मीडिया को इस चीज़ का भी क्रेडिट जाना चाहिए कि इस चीज़ को ना सिर्फ बर वक्त हाईलाइट किया बल्कि ऐवानों तक भी पहुंचाया। तो अब इस चीज़ पर हम ये समझते हैं कि जल्द अज जल्द एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली हम प्रोग्राम में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि हम तालीमी मेयार की बहुत बात करते हैं, कोशिश हमारी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है कि हम कोई ऐसा सेगमेंट ज़रूर करें कि तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए या आने वाली बेहतरियों को आपके सामने ज़रूर इंडोर्स करें, डिस्कस करें कि क्या क्या चीज़ें निसाब में या तालीमी निज़ाम में बेहतर हुई है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद हम देखते ये हैं कि अगर हम पंजाब के इस वक्त बोर्ड के इम्तिहानात की बात करें तो परसेंटेज बहुत ही हैरान कुन रही है, ख़ासतौर पर लाहौर की। हरमीत, अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें तो 11 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए जो कि अपीयर हुए एग्ज़ाम में, 9 लाख की तनासुब से और रेशो ये निकली है कि इस बच्चों ने कामयाबी समेटी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें हरमीत, तो हम देखते ही कि अगर हम बात करें मुल्तान, सरगोदा, भावलपुर, फैसलाबाद, गुजरावाला 80, 81, 82 ये परसेंटेज ठीक है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रावलपिंडी एंड लाहौर तो वर्स्ट एक परसेंटेज पे है इस दफ़ा, 74%। हालांकि अगर हम देखें, हम जब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ करते थे बचपन में या लड़कपन में या स्कूल टाइम में, तो कहा जाता था कि पंजाब की एजुकेशन सबसे बेस्ट है, और उसमें कोई शक नहीं है। सिंध को भी हमने देखा है, बलूचिस्तान को भी देखा है, उन दोनों इलाकों का तो लाइफ है। बलूचिस्तान के हवाले से तो हम बात ही नहीं करते हैं, उनको तो हमने इग्नोर कर दिया है। लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा और फिर लाहौर और पंजाब की बात करें तो यकीनन ये अफसोसनाक है ये खबर कि पंजाब जैसा जो सूबा जिसकी तालीम के हवाले से पूरे पाकिस्तान में उसकी मिसालें दी जाती थी, और अब जो रेशो आया है, रावलपिंडी की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, तो ये चीज़ें यकीनन कहीं ना कहीं कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, और जिसकी वजह से जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनको इसका सामना इन्हें मुस्तकबिल में भी करना पड़ेगा, और वो होगा वर्स्ट किस्म का। और अगर हम सो कॉल्ड हायर एजुकेशन की बात करें हरमीत, तो आपको पता है लाहौर में कंपैरेटिवली प्राइवेट इदारे भी बहुत बड़ी तादाद में हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हम बड़ी अच्छी एजुकेशन फराहम कर रहे हैं तमाम तर बच्चों को। तो इतनी बड़ी तादाद में प्राइवेट इदारे होने के बावजूद और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि इस एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद सामने आई है, जिसको हमें क्रिटिकल देखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पेरेंट्स एज वेल। वालिदैन को भी बड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा कि आप इतना रिलाई करते हैं इन प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों पे कि आप बस भेज देते हैं बच्चों को, लगता है कि खुद ही पढ़ के आ जाएगा और डिग्री ले आएगा, और एंड में 74% ये रिजल्ट निकलेगा, तो बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। खैर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और गुड मॉर्निंग पब्लिक में मेरी जो उम्मीद है कि आपने अपनी दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर दिया होगा। अगर नहीं किया सो लेट्स वेक अप। इट्स अ वेकअप कॉल फ्रॉम मी एंड हरमीत के भी आज का दिन आपका बहुत सुपर डुपर जाने वाला है, बशर्ते कि सुबह उठकर आप यही सोचें कि यस आज का दिन बहुत अच्छा और बेहतरीन होगा। लेकिन आपके दिन को मज़ीद थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए वी हैव समथिंग टू शेयर विद यू गाइस, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक।
तो डेली डोज की पहली खबर हमने आपको देनी है काफ़ी रोशन वोशन, वो इसलिए क्योंकि हमने आपको बताना है कि अगस्त के महीने में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो अनयूजुअल थोड़ी सी नज़र आएंगी और थोड़ा आपका मूड भी अच्छा कर देंगी। क्योंकि हरमीत, चांद, सितारे, अच्छा मौसम, आसमान, कुदरत की जो करीब चीज़ें होती है ना, जो कुदरती चीज़ें होती हैं, हमें उनको देख के वैसे मूड भी अच्छा कर लेना चाहिए। ख़ास ज़िंदगी में बैक एंड पे जो मर्जी मसले मसाइल चल रहे हों, लेकिन आपको फिर भी खुश हो जाना चाहिए। भाई अगस्त में हरमीत आपको 2 दफ़ा सुपर मून जो है वो देखने में मिलेगा। मेरे कितने मज़ेदार अंदाज में सुपर मून का है। और आपने प्रोनाउंस बड़े मजे से कर दिया, सुपर। Exactly. अच्छा, तो बात आपकी बिल्कुल लाहौरी टच दे दिया आपने। Exactly. बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया ये कि खबर कुदरत के जब करीब होते हैं, कुदरत के करीब Yes, होते हैं और yes. कुदरती नज़ारों से आप ज़्यादा उसको देखते हैं, उसके करीब तर हो जाके, चाहे वो ग्रीनरी हो या मून हो Yes. या चांद सितारे और अंधेरी रात हो, कहीं शहर से आप दूर हो, तो मेरे ख्याल में ये नज़ारे बड़े करीब से देखे जाते हैं और मन की खुशी होती है क्योंकि इंसान जो है कुदरत से जुड़ा हुआ है। सो आपने दोस्त फरमाया कि जो सुपर मून है आप सब देखेंगे। लेकिन ये सुपर मून जो है बेसिकली आपने देखना कैसे है, आपने इसको व्यू कब कब करना है मैं आपको भी बता देती हूँ। रोजाना छत पे चढ़ के ना देखते रहना कि चांद नजर नहीं आया, तो खैर ये आपने नहीं करना। 1 अगस्त और 30 अगस्त को आपने जाना है अपनी छत पे, और छत पे जाके आपने बस इसको ईद का चांद ही समझना है, या जो बाज़ लोगों का अपना भी तो चांद होता है ना, इसको देखने के लिए अक्सर लोग छत पे जाते हैं, उसको अवॉइड करना है। आपने वो चांद नहीं देखना, हम आपको रियल चांद दिखा रहे हैं। अच्छा, सुपर मून इसको क्यों कहा है? बेसिकली सुपर मून के 2 वजूहात है। एक तो ये 14% बड़ा भी है, मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो साइज में भी बड़ा होगा और रोशन तो 30% ज़्यादा होगा। मतलब कि कहा यह जा रहा है कि आप छत पे जाके सुई में धागा भी डाल सकते हैं, तो ये भी एक मतलब जो जेस्चर है वो दिया जा रहा है कि इतना सुपर डुपर। अच्छा, वैसे सोहा आप तो वैसे माशा बहुत दफ़ा गई हैं बहुत सारे ऐसे इलाकों में, खासकर हम उस साइड की बात करते हैं, वहाँ पे आपको मून की अगर लाइट की बात की जाए ना, तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम शहरों की बात करते हैं और शहर की वैसे भी लाइटिंग बड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ पे लाइट ना हो और अंधेरी रात हो और कहीं ना कहीं अंधेरा गाँव हो, लाइट ना हो, तो वहाँ पे मून की जो रोशनी है ना, उसमें बहुत सारे काम जो है, चाहे आप वॉक करें या आपने सुई में धागा डालना है, जो भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है कि बड़ा उसका मज़ा भी बड़ा करीब से आता है। और ख़ासकर ये चीज़ें, ये वाला सीन जो है, ये कहीं ना कहीं आपको हमारे इलाकों में मिलेगा, जो बड़ा ही खूबसूरत व्यू होता है। और ये होता भी हरमीत वंस इन अ ब्लू मून है, मतलब ये जो सेंटेंस है ना बिल्कुल यहाँ फिट होता है कि आपको एक महीने में 2 दफ़ा इतना खूबसूरत चांद देखने को मिले, तो आपने जाना भी है, पिक्चर भी खींचनी है, और अगर आप अच्छे से पिक्चर कैप्चर करके हमें भेजेंगे तो हो सकता है कि भी हम उसको चला भी दें अपने शो में, अगर आपका फुल मून फुल आया आपकी फ़ोटो में तो खैर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जस्ट हैव अ लुक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने आपको देनी है। अगली खबर बहुत अजीबो-गरीब सी खबर है। अब जनाब पता नहीं ये क्रिकेट का शौकीन सांप है या फिर ये किसी फुटबॉल क्रिकेटर का फ़ैन था। लंका प्रीमियर लीग जनाब हो रही है, उसकी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, और मैच के दौरान ग्राउंड में सांप घुस आया है। अब जो आपको पता है रेफरी वहाँ मौजूद है, उसने क्रिकेट को तो रोक दिया। अच्छा, आपको पता है मैच को फॉर द टाइम बिंग रोकना पड़ा। ऑब्वियसली सांप से कौन नहीं डरता, खिलाड़ी जितने मर्जी, चाहे स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर हो, ऑब्वियसली आप सांप को देख के डर ही जाएंगे सारे। और हरमीत सांप भी छोटा नहीं है, चेक करें, देखने में कितना अच्छा खासा बड़ा। नहीं, आपने जो बात की ना कि हो सकता है किसी खिलाड़ी का फैन और एक बड़ा भयानक सा फैन है, वैसे तो देख के भी बंदा ना परेशान हो जाता है। और खासकर श्रीलंका के इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे एक तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ पे खासकर सांपों की मुख्तलिफ तादाद जो है वो पाई जाती है, लेकिन ग्राउंड में आना और ग्राउंड में क्रिकेट को एंजॉय करना, तो सांप ने सोचा कि भैया इंसान करते तो हम भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते। अच्छा, सारे जो क्रिकेटर्स हैं ना हरमीत, वो तो साइड पे हो गए, एम्पायर ने थोड़ी बहुत कोशिश की इसको भगाने की, लेकिन फिर ये जनाब ऑब्वियसली सांप है, किसी के हाथ तो नहीं आएगा, राइट लेफ्ट आगे पीछे घूमते फिरते रहे। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ से डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को बुलाया गया, उस सांप जनाब को बाहर निकाला गया और फिर मैच को कंटिन्यू किया गया। तो जनाब आप भी जरा चेक करें, आपके राइट लाइफ को इस तरह के सांप अगर हैं तो आप भी उनको अपनी ज़िंदगी से एक्सक्लूड करने की कोशिश करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ज़रा आपका भी जो कोई मैच चल रहा हो ना ज़िंदगी का, ये ना हो कि सांप आ जाए फिर आपको मैच फॉर द टाइमिंग रोकना पड़े, तो उससे पहले इस तरह की प्रिकॉशंस आप कर लें तो बेहतर है। खैर आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है और उससे ज़्यादा तो हब्स है आजकल के मौसम में। अरमीत आज मैं बल्कि मेकअप रूम में कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही थी, तो 2-4 लोगों ने आते साथ मुझे कहा कि हमने लास्ट टाइम के बिल से ये एस्टिमेट लगाया था कि एक्सट्रीम भी ज़्यादा करें तो शायद कितना ही हमारा बिल आ जाएगा, जिसका 23 से 24 हज़ार आया है। मेरा मेकअप आर्टिस्ट ऑब्वियसली ये कह रहा था, तो उसने एस्टिमेट ये लगाया कि वो 40 हज़ार मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन नहीं, 60 हज़ार के करीब बिल आया है। तो आप मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जहाँ पर आप इतने एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान में निर्ख जो बिजली के वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये एक ऐसा तरीका है जिससे शायद आप थोड़ा जो है ना वो ठंडक अपने घरों में ला सकें।
पथरीले एयर कंडीशंस जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये ईरान के कदीम बिल्डिंग्स जो हैं उसमें नस्ब किए गए हैं। मतलब उस वक्त इन मीनार्स को हमीद डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि अगर आप देखें तो आपको आई थिंक ये एसी का आउटर वाला फील दे रहा होगा, एसी के आउटर जो बाहर पड़े होते हैं। लेकिन ईरान की ये कदीम बिल्डिंग है जिसके हमीद 4 से 5 मीनार को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि अगर आप देखें तो फिल्टर्स लग रहे हैं आपको दूर से कि ये जो लाइनिंग है और जो इन्होंने वायर्स बनाई हुई हैं, पूरा डिज़ाइन उसको इस तरह से किया गया है। अंदर जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, इसकी तामीरात इस तरह की है कि आपके ये अंदर जो ग्राउंड है, आपकी जो अंदर बरामदा है, जो रूम्स हैं, पूरा उसको एयर कंडीशन से भी ज़्यादा ठंडा रखता है। मतलब बगैर बिजली के, बगैर सोलर के। मैं तो तारीखी जितने भी मुकामात हैं वहाँ पे मैं गया हूँ और फिर मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी है, चाहे जून जुलाई का महीना क्यों ना हो, लेकिन उन इमारात में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको ठंडक एसी वाली महसूस होती है। और आपने तो फरमाया कि एक तरफ तो बिल वगैरह की बात की जाए, आपको याद होगा, बल्कि आपको तो याद नहीं है, आप तो शहर में पली बढ़ी हैं, हमारे इलाकों में ज़्यादातर मिट्टी और पत्थर से बने घर हुआ करते थे और उसकी वजह से सर्दियाँ जो थी, सर्दियाँ भी गर्म गुजरती थी और जो गर्मियाँ होती थी वो सर्द गुजरती थी। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार था। और आर्किटेक्चर की बात की जाए तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपको जब भी टाइम मिले आप रावलपिंडी की तरफ आएँ और सुजान सिंह हवेली की तरफ आप जाएँ। सुजान सिंह हवेली के साथ साथ आसपास बहुत सारी गलियाँ हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जहाँ से आप गुजरते हैं, जिसमें ज़्यादातर महाजरीन जो है, जो हिंदुस्तान से आए माइग्रेट करके, उनकी फैमिली ज़्यादा वहाँ पे रहती हैं। तो वहाँ पे जब आप गुजरते हैं तो आपको जून जुलाई के महीने में भी दिल करता है कि भैया यहीं पे पड़ाव डाल दूँ, यहीं पे मंजी जो है इधर ही बिछा दूँ और इधर ही सो जाऊँ। सो यही वजह है कि पुराने जितने भी हमने देखे इमारतें, वहाँ पे ये तरीक़ाकार बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता था। और हरमीत आप ये देखें कि ईरान की जो बिल्डिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, 700 से ज़ायद यहाँ पर ये इसे हवादार सतून भी कह सकते हैं, टावर्स भी कह सकते हैं, जो बगैर किसी बिजली के, बगैर किसी सोलर पैनल के चलते हैं। तो ये 700 से ज़ायद बनाए गए हैं जो कि आपकी पूरी की पूरी थॉरली बिल्डिंग को एयर कंडीशन वाली अच्छी फील देते हैं। और जो इनकी जो मैं तो बताऊँ कि कितने पुराने हैं, तो 600 साल एक लंबा अरसा होता है, लेकिन उस वक्त के आर्किटेक्ट और उस वक्त की डिज़ाइनिंग, उस वक्त की तामीरात हरमीत अब तक हम देखते हैं कि ये वैसी की वैसी हैं। मतलब आज के एसी सारे एक तरफ और ये बनाए हुए जो टावर्स हैं वो एक तरफ, जो कि आपके पूरे घर को, पूरे एरिया को एयर कंडीशन वाली अच्छी ठंडी फील देते हैं। तो जनाब कोशिश करें, वैसे अब भी कहा यह जाता है कि अपने घर को जब भी आप डिज़ाइन करें, इस कुशादगी से डिज़ाइन करें कि आपका घर इतना कुशादा हो कि आपकी वेंटिलेशन जो है वो पास होती रहे, आपकी हवा जो है वो पास होती रहे। तो हवादार घर होंगे तो शायद आपको कंपैरेटिवली एयर कंडीशन की ज़रूरत कम पड़े। खैर, हमने एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अब हमने देखना ये है कि काउंटडाउन शुरू हो गया, आखिरी अस्tra चल रहा है एस्केलेशन गवर्नमेंट यानी पीडीएम हुकूमत का। लेकिन इलेक्शन की भरपूर तैयारियां करने की बजाय, निगरान सेटअप पर नजरें जमाने की बजाय, वहाँ पर अगर निगरान वज़ीर आज़म की बात की जाए या पूरे सेटअप की बात की जाए, तो बर वक्त उसको अनाउंस करने की बजाय हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पर कि हम बहुत सारे बिल जो है वो पेश किए जा रहे हैं ऐवान में। अब वो बिल कौन कौन से, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन और दो तैयारी जो है वो हमारे फोकस और तरजीहात किस चीज़ पर है, हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हामिद खान अल-मशरिकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, कहिएगा कि इलेक्शंस की तैयारियां ज़ोरों शोर से जा रही हैं, लेकिन किस तरह से तैयारियां हो रही हैं? इलेक्शन एक्ट में तरमीम की बात कर लें, आप बहुत सारे बिल पेश करने की बात कर लें, निगरान सेटअप के लिए 5 नाम भी अब शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, लेकिन अभी तक वो जो चीज़ें डिक्लेयर हो जानी चाहिए, बर वक्त नाम आ जाना चाहिए सामने, वो शायद हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। आपको क्या लगता है? जी सोहा, मेरा ख्याल है इलेक्शन की तैयारी तो नहीं हो रही अभी तो तैयारी हो रही है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा फंड्स लेने हैं, किस तरह हुकूमत के खजाने को जाते जाते खाली करना है और किस तरह अपने एमएनएज को नवाजा जाना है। हमने जितने भी बिल्स देखे हैं वो अवामी मुफादात के नहीं है, वो जाती सियासी मुफादात के बिल्स हैं जो जबरदस्ती पास कराए जा रहे हैं गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से। जब कोरम भी पूरा नहीं है तो जो हाउस के जो हेड ऑफ द हाउस स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हैं वो बगैर कोरम पूरा किए धड़ाधड़ बिल पास करवाने दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बाद में आने वाले दिनों में इस पे बहुत सारे सवालात उठेंगे। वहीं पर अभी तक देखें आप, अपोजिशन जो हुकूमत है उसकी जानिब से अभी तक कोई मुश्तरका नाम सामने नहीं आया, बल्कि बहुत सारे नाम लेकर एक शोशा छोड़ा गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
देखना होगा कि क्या हुकूमत खुद किसी एक दो नामों पर मुत्तफिक हो पाती है। ये पहली बार हो रहा है कि हुकूमत को अपोजिशन की फिक्र नहीं है, क्योंकि अपोजिशन में राजा रियाज साहब तो फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, जो भी नाम लेंगे वो ओके कर देंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत खुद हामिद साहब, अंदरूनी तौर पर बड़ी मुश्किलात का शिकार है। जरदारी साहब कुछ और नाम चाहते हैं, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कुछ और नाम चाहते हैं, फजलुर रहमान कुछ और नाम चाहते हैं, और मुख्तदर हलकों की भी ख्वाहिश होगी कि हमें कोई और सर इस नाम सारी आए। सूरत हाल को तो अगर हम देखना देखें, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जो हामिद साहब अगर हम देखें तो जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि ये मामला बड़ा लंबा जाएगा अगर निगरान सेटअप की बात की जाए। लेकिन ऐसे में आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप उधर बैठे हुए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आने का जो ऐलान है वो कभी बड़े एक्टिव लोग हो जाते हैं उनके मुख्तलिफ तर्जुमान, और फिर हम देखते हैं कि मियां साहब जो है वो साइड लाइन पे हो जाते हैं। तो क्या ये सारी चीज उन्होंने इंतजार यही करना है कि काजी फायज ईसा साहब जब आएंगे तब नवाज शरीफ साहब मुल्क आ जाएंगे, या जो आरिफ अलवी साहब हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी, इसी चीज का इंतजार है सर? इसका भी इंतजार है, और साथ मैं समझता हूँ कि खुद ये चीज अब नून लीग के लिए बैकफायर करेगी, क्योंकि वो बचपन में हम एक मिसाल सुनते आए थे कि वो गांव में जो बंदा शोर मचाता है कि शेर आया शेर आया, शेर आता नहीं है, तो इवेंचुअली जब वो आता है तो फिर किसी को परवाह नहीं होती, किसी को पता नहीं चलता। तो मैं ये समझता हूँ कि खुद इस तरह का मामला हो रहा है, बार बार नून लीग की क़यादत की तरफ से अपने वोटर्स को एंगेज करने के लिए ऐलान किया जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे हकीकत पूछें तो अभी तक बहुत सारे मामलात हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब की फेवर में नहीं हैं। मियां साहब इसको मामलात को या हालात को साजगार नहीं समझते, और अभी तक बड़े सख्त जिसको कहते हैं कश्मकश का शिकार हैं कि वो पाकिस्तान जाएं या ना जाएं। आने वाले दिनों में खुसूसन निगरान वजीर आजम देखना होगा कौन आता है और वो किस तरह की फैसिलिटेशन दे सकते हैं नवाज शरीफ साहब को वापसी पर। क्या नवाज शरीफ साहब को जेल जाने सर से जाते जाते कोशिश नून लीग की यही थी कि वो रिलीफ दे के जाएं आवाम को, लेकिन अब हमें लग रहा है कि अभी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 19 रुपए 90 पैसे फी लीटर जो है पेट्रोल वो मजीद महंगा कर दिया है। तो ये रिलीफ है सर? अब देख लें आप, यही तो बात है कि पाकिस्तान का IMF से डील हो जाए या ना हो, अवाम के ऊपर जुल्म सितम जारी रहेगा, अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर इस बात के ऊपर मुझे मुतमईन नजर आ रहे हैं कि शायद वो इस पे खुश होंगे कि अगर इलेक्शन थोड़ा डिले भी हो जाए, लेकिन उनके अंदर पार्टी के अंदर ये बात है कि वो पॉलिटिकली पब्लिक को फेस नहीं करना चाह रहे। तैयारी के हवाले से, अंदर की बातों के हवाले से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जरदारी साहब तो पूरी तरह तैयार हैं कि 60 से 90 दिनों में इलेक्शन हो जाएं। बाकी जो हुकूमत की पार्टी हैं वो इमरान खान या PTI या कोई भी जमात के साथ मुकाबला करने से हिचकिचा रहे हैं। सर निगरान वजीर आजम की आपने बात की, सर इस चीज़ को बताएगा कि निगरान सेटअप या निगरान वजीर आजम, इनके नाम अनाउंस करना, शॉर्ट लिस्ट करना, ये तो चले प्रोसेस में ना चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो तैयारी की जा रही है इलेक्शंस की या निगरान सेटअप को बाख्तियार बनाने की, उस पर आप कैसे कॉमेंट करते हैं? कि देखिए पहले तो डे टू डे टास्क या इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर बनाना ये निगरान सेटअप का काम होता है आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं वो अब मंसूबे भी करें। चले उस पर बात नहीं बनी तो मंसूबे जो चल रहे हैं उस पर आपका इख्तियार होगा, मतलब किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इख्तियार आपका रहना चाहिए अगर आप निगरान सेटअप में है तब भी। इसकी तगदो को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान का आइन निगरान हुकूमत के इख्तियारात, दायरा इख्तियार और उसकी जिम्मेदारियों को बड़ा वाज़ेह करता है। बदकिस्मती से उसको पूरी तरह नहीं स्टडी किया गया और जल्दी में ऐसी कानून साजी की जा रही है जिसका नुकसान खुद इन तमाम सियासी जमातों को होगा। अगर आप अपनी सारी ताकत एक अनइलेक्टेड निगरान हुकूमत के हाथ में दे देंगे तो फिर निगरान हुकूमत के पास बहुत सारे जवाब होंगे। ये बात देख ले सुप्रीम कोर्ट के जरिए या किसी भी फोरम के जरिए कि वो अपना जो टर्म है, अपनी जो मुद्दत है उसको बढ़ा सके। उनकी मुद्दत अगर बढ़ जाती है और निगरान हुकूमत के पास इसी असेंबली से पास हुए आईनी इख्तियारात होते हैं जिसके तहत वो बैनुल-अक़वामी इदारों से मुआहदे कर सके, बैनुल-अक़वामी इदारों से पाकिस्तान के माली मामलात तय कर सके, तो फिर निगरान हुकूमत में और एक पब्लिकली इलेक्टेड हुकूमत में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं ये समझता हूं कि जो ये बो रहे हैं ये इनको काटना भी पड़ेगा। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इलेक्शन या सियासी जमातें अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए
बहुत बड़े कंप्रोमाइज कर जाती हैं, जिसकी बाद में बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। हामिद खान साहब, अगर हम देखें पाकिस्तान की 75 साल तारीख को अगर हम देखें तो ना सेहत है, ना तालीम है, ना यहाँ पे कोई सेफ्टी है। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, मुल्क के जिस तरीके से है वो भी सबको पता है, नौजवान मायूस हैं। लेकिन सारी सूरत-ए-हाल में अगर हम देखें, जब भी कोई इक़्तिदार में आता है, इस इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठता है, तब हम जाके देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्स लाए जाते हैं जिसके बाद उसका खमियाजा जो है वो खुद उस पार्टी को फिर भुगतना पड़ता है। क्या कहते हैं, अभी ये मामला जो हो रहा है बड़ी तेजी से, और माजी में भी हमने ये मामला देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको हरमीत तारीखी तौर पर बताऊं, भुट्टो साहब ने एक कानून पास किया कि जी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं हो सकेगा। भुट्टो साहब का खुद एक वकील नॉन रेजिडेंट होने की वजह से भुट्टो साहब का मुकदमा न लड़ सका, भुट्टो साहब को फांसी होगी। एहतसाब अदालतें नवाज शरीफ साहब ने बनाई, एंटी टेररिस्ट कोर्ट नवाज शरीफ साहब ने बनाए, खुद उनके अंदर उनको सजा हुई। इसी तरह इमरान खान ने कुछ कानून साजी की जिसका उनको खुद खमियाजा भुगतना पड़ा। ये मौजूदा हुकूमत ने ऐसी कानून साजी कर दी है जिसके अंदर इतने लामुतनाफी इख्तियारात अगर निगरान हुकूमत को या एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतजामिया को दे दिए जाएंगे हुकूमत की गैर मौजूदगी में, तो फिर पूरा सियासी सिस्टम जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये खुद अपना ही बोया काटते हैं और इनको खुद सोचना पड़ेगा। तारीफ कहती है ना कि अपना ही बोया काटते हैं, लेकिन अगर उजलत की बात करें तो हुकूमत के जाते जाते टारगेट्स देखें कि जितने बिल मैक्सिमम उनकी फेवर में हो उसको मंजूर करा लिया जाए। आजकल जो पे दर पे हम बिल पे बिल पार्लियामेंट में देख रहे हैं, कुछ कसरत राय से मंजूर हो जाते हैं, कुछ अपने ही इनके बंदे, मतलब आप हुकूमत की लोगों की बात करें, वही एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज उनको ये नजर आ रहा होता है कि फॉर द टाइम बीइंग तो चले ये हमें फेवरेबल होंगे, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ये इनको ही नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक चीज तो ये समझें कि जहां जहां जाती मुफादात या फंड्स लेने के बिल्स हैं या फिर यूनिवर्सिटियां और दड़ादड़ नाम में हाथ डिफरेंट तरीकों से फंड्स रिलीज करवाने के बिल हैं, उनको तो आपने पास करवा लिया। अवामी मुफाद आमा का कोई एक बिल भी पास हुआ नहीं। पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ या सिक्योरिटी के हवाले से कोई बिल पास हुआ नहीं। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई बिल पास हुआ नहीं। IMF से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात हुई नहीं। मकसद है कि सब ने अपने अपने जाती मुफादात, जाती टारगेट्स की बिना पे तमाम सियासत या तमाम पार्लियामेंट को यूज किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जब मामला अदालतों में जाते हैं तो फिर हम अदालतों पर जो बोझ डालते हैं उसकी जिम्मेदारी इन सियासतदानों पे डालनी चाहिए जो कि गलत कानून साजी करते हैं या गैर आईनी तरीकों से खुद कानून का मजाक उड़ाते हैं। सर, इस डिस्कशन को आप किस तरह से देखते हैं कि ये कहा जा रहा था कि निगरान सेटअप की, निगरान वज़ीर आज़म की बात करें तो आपका ताल्लुक किसी पार्टी से बज़ाहिर देखने में यही होता है कि होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि आपने बायस नहीं होना, आपने चीज़ों को बड़ा पैरेलल लेके चलना है, आपने न्यूट्रल रहना है, टू कीप इन माइंड कि आपने सिर्फ इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करना है। ये क्या देखते हैं, सागदार के नाम को जब अनाउंस किया गया तो फिर हमने देखा कि नून लीग के अंदर ही, मतलब हुकूमत के अंदर ही एक पार्टी ऐसी थी जो सपोर्ट करी थी, एक पार्टी ऐसी थी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इस सागदार के नाम को फिलहाल ख्वाजा आसिफ के मुताबिक बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया और उन्होंने खुद भी ना इसकी हामी भरी है और ना ही उसको तरदीद की है। अब बाकी जो 5 नाम है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसला था। इवन इसाक डार साहब का नाम तजवीज़ करना भी ना वो आईनी तौर पे सही था ना कानूनी तौर पर। खुद इसने जो नून लीग के अंदर जो तोड़ फोड़ है उसको एक्सपोज कर दिया और उसी तरह नवाज जरदारी साहब और उनकी तरफ से जो उस पर रिएक्शन आया वो भी हमने देख लिया। शीरीन रहमान ने बड़ा वाज़े तौर पर उस पर एक स्टांस लिया और सारा कुछ। मैं ये समझता हूँ कि खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो ग्रुपिंग हुई है अंदर, बज़ाहिर तौर पर नीचे लॉयल्टी के हवाले से जो ग्रुपिंग है वो बड़ी वाज़े तौर पर सामने आई और इसीलिए अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने में खुद हुकूमत और हुकूमत के अंदर नवाज लीग यानी PMLN को सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। जी हरमीत खान साहब, एक और चीज देखें PTI के हवाले से। देखिए, कल आपने देखा शहरियार अफरीदी के हवाले से बड़े जबरदस्त किस्म के रिमार्क्स आए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जो आपने पढ़े होंगे। इससे कबल जो है फर्क फरीद के जो रिमार्क्स थे वो भी आपने 9 मई के हवाले से देखे। क्या कहते हैं सर, एक तरफ तो केसेस पे केसेस बनते जा रहे हैं, दूसरी जगह कहीं ना कहीं रिलीफ भी मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद सख्ती आ सकती है या कहीं ना कहीं जो बात की जाती है कि जब निगरान सेटअप आ जाएगा और लॉन्ग टर्म तक जाएगा तो क्या कोई ना कोई बात भी हो सकती है, मामला कोई पेज जो है जुड़ सकता है? हरमीत, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। मेरा ख्याल ये है कि ये देखना होगा कि निगरान वजीर आजम बनता कौन है।
क्या कोई मईशत का एक्सपर्ट बनता है, क्या वाकई ही कोई गैर जानिबदार शख्स बनता है? अगर ऐसी सूरत हुई तो बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी और बहुत सारे नामजद शख्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा, इससे इनकार नहीं, क्योंकि जो गैर जानिबदार सेटअप होता है उसकी कोशिश होती है कि सियासी माहौल को साजगार बनाया जाए, सियासी माहौल को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स नागरान वज़ीर आज़म आता है जिसके ऊपर कोई इस तरह के इल्जामात या इस तरह के शकूक होते हैं कि वो किसी खास पार्टी या किसी खास नजरिए को टो करेगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि मजीद सख्तियां भी आ सकती हैं। सो अभी तक ये जो अहम सवाल है इसका जवाब 2 दिन के बाद दिया जा सकेगा जब निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल हो जाएगा। उससे आपको मुस्तकबिल का नक्शा नजर आएगा कि क्या ये निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए है या इससे ज्यादा अरसा के लिए। एक निगरान वजीर आजम के नाम से बहुत सारी गुत्थियां सुलझती नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच सर, माफ़ करिए। और बात बिल्कुल ठीक है हरमीत, जो बात मैं और आप और अक्सर हमारे आने वाले जो प्रोग्राम में तज्जियाकार होते हैं वो ये बात करते हैं कि इतनी तैयारी शायद इसीलिए कि निगरान सेटअप इतनी देर तक तो खैर नहीं रुकेगा जितनी देर के लिए उसका रुकना हक होता है। तो क्या ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की जा रही है? खैर वक्त आने पर ये भी पता चल जाएगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बाजुका शो के दौरान ही आपको ऐसे धचका लगता है कि भाई आपको लगता है ओ माय गॉड, महंगाई का तो पहले ही जोर इतना ज़्यादा था, लेकिन अभी जो झटका एक और महंगाई का इतने वोल्ट का लगा है आवाम को, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने पब्लिक न्यूज़ पर लाइव तो देखी होगी जनाब। वो आए और आते साथ ही IMF के इस मुआहदे के बाद हम तो भाई ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस कम होंगी, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का इंदिया जो पहले दिया जा रहा था अब उस पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आके मोहर सब्त कर दी है। यानी 19 रुपए पेट्रोल में हरमीत इजाफा हुआ है, बल्कि आप 20 रुपए कहें तो काफी होगा। 95 पैसे ऐड कीजिएगा सुहा, 95 पैसे 5 पैसे कम है, तो यानी ये 20 रुपए सीधा 20 रुपए ही कर लेते तो अच्छा ही होता। तो आपने दोस्त फरमाया कि कोई रिलीफ के नाम पर जो ये आई थी हुकूमत और महंगाई खत्म करने के लिए ये लायक और अहल टोला आया था, क्योंकि लायक भी थे और अहल भी थे। तो आज इनकी अहलियत भी वो सबके सामने, और जाते जाते ये जो धचका दे गए आवाम को, यकीन माने वैसे भी जो हर चीज आवाम की पहुंच से दूर है। और फिर अगर आप जिधर भी जाते हैं बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है, हर शख्स जो है दूसरा शख्स आपको मायूस नजर आएगा। यानी रिलीफ के नाम पर आई हुकूमत सिर्फ और सिर्फ महंगाई का तोहफा देके जा रही है। इस पर हम बात कर लेते हैं। फ़रूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मैशत। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि जिसका हमें डर था वही हुआ, बल्कि डर तो नहीं, आसार तो नज़र आ रहे थे, लेकिन हम सर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। बिजली की अभी हमें डाइजेस्ट हुई नहीं थी, जो प्राइसेस बढ़ी उसके बाद पीक आवर्स हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, और अब 19 रुपये बल्कि 20 रुपये का एकदम से इजाफा। क्या इससे हमारी मैशत को संभाला मिल सकेगा? तो ये कड़वा घूंट भी हम पी लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान लगभग 90% से ज़्यादा अपना पेट्रोल और डीजल की जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट होती है। और जब भी हमारी मंडी के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई जाती है तो जवाज़ हुकूमत हमें देती है, क्योंकि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ी है, इसलिए पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ाना ज़रूरी है। मई के महीने में, आज से 3 महीने पहले, आप सोचिए कि जो ब्रेंट क्रूड है, जो तेल की कीमत आलमी मंडी में है, वो लगभग $75 की बैरल थी, और वो पिछले 2-3 महीने में बढ़ी है और आज वो $83-85 पे चल रही है, जिसका मतलब ये है कि 10% का इजाफा हुआ है। तो हुकूमत का जो जवाज़ है कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी कीमत बढ़नी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो जवाज़ दुरुस्त है, उस वक्त इट होल्ड्स वैल्यू। आलमी मंडी में बढ़ी है, पाकिस्तान में बढ़ानी पड़ी। लेकिन सलीम साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो ये जो जाते जाते एक बहुत बड़ा झटका ही है हम सब के लिए, क्योंकि आम आदमी वैसे ही परेशान है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह IMF के साथ ये मुआहदा हुआ है तो आने वाले दिनों में बिजली के बिल तो बढ़ रहे हैं, गैस के बिल अगर आप देखें तो मेरे साथ जो मेरा कैमरामैन होता है बेचारा 16,000 रुपया उसने पे किया है, हालांकि उसके घर में सिलेंडर का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि महंगाई का ये तूफान मजीद बढ़ेगा? क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि महंगाई की जो शरह है वो 3% मजीद हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जी, मसला जो आपके सामने रख रहा था कि अगर तेल की कीमत बढ़ाई गई है तो उसका तो जवाब एग्जिस्ट करता है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ी है। कोयले की कीमत जो है वो आलमी मंडी में जो $450 का टन कोयला बिक रहा था वो गिरता गिरता $130 पे पहुंच गया है, यानी कि बहुत ही तेजी से उसमें कमी आई।
अब कोयले को हम इस्तेमाल करते हैं, उससे बिजली बनाते हैं। हमारे यहाँ बिजली की कीमत जैसे आपने कहा कि 7.5 रुपए फी यूनिट बढ़ाई गई है, जबकि आलमी मंडियों में कोयले की कीमत जो है वो बहुत तेजी से गिरी है। इसी तरह गैस की कीमत में लगभग 70% कमी आई है आलमी मंडी के अंदर, और आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है गैस की कीमत में इजाफा हुआ है। तो तेल की कीमत तो दुरुस्त है, लेकिन कोयले के पीछे और गैस के पीछे जो कीमतें आलमी मंडी में गिरी हैं, हमें पाकिस्तान में उनमें कोई गिरावट नजर नहीं आती। तो जब तो आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है, हुकूमत उसको जवाब इस्तेमाल करके लोकल में कीमत बढ़ा देती है, लेकिन जब आलमी मंडियों में कीमत गिरती है तो उसका कोई असर जो है वो हमें पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आता। ठीक है फारूक साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि चलें आलमी मंडी में प्राइसेस बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में अंडरस्टूड के वो बढ़नी चाहिए। पूरी दुनिया में महंगाई की एक लहर जो हम देख रहे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को भी कंपैरेटिवली मुतासिर कर रही है। लेकिन सर अगर हम IMF इस मुआहदे को देखें जिसका हमें डेस्परेटली इंतजार था और हमें लग रहा था कि चीज़ें कदरे बेहतर हो जाएंगी, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए या पेट्रोलियम मसनूआत, फिर पेट्रोल, सर ये सब चीज़ें तो की जा रही हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि चलिए कड़वा घूंट हम पी लें, लेकिन सर ये IMF के फंड्स की वजह से रिलीफ किस सेक्टर में मिल सकता है? बीइंग इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि कहाँ चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है इन फंड्स के थ्रू, जिसमें आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ देने का एक फैक्टर भी मौजूद था जो कि अब तक आवाम को नहीं मिल रहा? देखिए, IMF पिछले 75 साल से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को कर्जा जात और अपने पैकेजेस दे रहा है। जिस मुल्क में IMF का पैकेज आता है वहाँ कहीं भी रिलीफ नजर नहीं आती। तो ये तवक्को रखना कि हम IMF के पैकेज का हिस्सा बन गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी अवाम को किसी किस्म की रिलीफ मिलने वाली है, तो वो तो मैं समझता हूँ कि वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। आज तक पिछली एटलीस्ट 75 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा इशू ये है कि हमारी हुकूमतें जो आती हैं, चाहे PDM की हुकूमत हो, इससे पहले PTI की हुकूमत थी, वो IMF को एक कुर्बानी का बकरा बना के इस्तेमाल करती है। IMF कहीं भी किसी भी मुल्क को ये नहीं कहती कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें, आप अपने गैस के रेट बढ़ा दें। उनका कहना ये होता है कि आप अपने बिजली के शोबे में जो 550 अरब रुपए की चोरी हो रही है, नुकसान कर रहे हैं, उसकी रोकथाम करें। ट्रू सर, ट्रू। थैंक यू सर, थैंक यू। उसकी रोकथाम अगर हुकूमत नहीं कर पाती तो फिर उसको टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ता है, इस उम्मीद से कि शायद वो जो नुकसान हो रहा है उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। तो एक तो बात यह है कि IMF के कहने पे कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही। हुकूमत की अपनी जो माशी पॉलिसीज हैं, हुकूमत की अपनी जो नाकामयाबियां हैं चोरी के साथ, चोरी को रोकने के लिए बिजली के सेक्टर हो या गैस का सेक्टर हो, तो जब वो चोरी रोकने में कामयाब नहीं हो पाती फिर मजबूरन उसको जो है वो रेट, टैरिफ का रेट जो है वो बढ़ाना पड़ता है। जी ठीक है, डॉक्टर फारूक साहब मौजूद थे। सर उन्होंने जो बातें की, आपके वक्त देने का फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेहद शुक्रिया। सेकेंडली, IMF के शराइत में कहीं भी ये चीज़ें शामिल नहीं कि आप हर सेक्टर की प्राइसेस बढ़ा दें, बशर्ते कि कुछ ऐसी शराइत ज़रूर शामिल की गई इसमें टैक्स और आपके जो डेफिसिट हैं या उसके अलावा जो आपकी बिजली चोरी है उसको रोकना, ये उनकी शराइत में शामिल है। लेकिन IMF का सहारा लेकर एक बार फिर से आवाम पर ही बोझ डाला जा रहा है, जिसकी मिसाल आज की ये प्राइसेस की इंक्रीज़ होना है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ैनब और रिजवाना, इस तरह के नाम आपने यकीनन सुने होंगे, वो ज़्यादती हो या तशद्दुद का निशाना बनाया जाना हो, ये नाम हम सुनते हैं, कई मासी का हिस्सा बन जाते हैं और कई हाल में भी मुसलसल। आज एक नाम हम सुन रहे, वो है रिजवाना का नाम। सिविल जज की एहलिया ने पुरतशद्दुद आप उस बच्ची का इतना बुरा हाल किया। हाँ, बर वक्त मीडिया पर खबर हाईलाइट होने के बाद मैं इस चीज़ का क्रेडिट सोशल मीडिया और मीडिया को देना चाहती हूँ कि बर वक्त की खबर हम तक ज़रूर पहुँची, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुक्काम बाला तक ये खबर अब भी पहुंच सकी है, और अगर पहुंची भी है तो शायद अभी भी ख्वाब खरगोश में ही हम देख रहे हैं इन तमाम तर महकमेजात को। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ पर काम करने की हमें अशद ज़रूरत है कि ये सारे नाम तो माजी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन इनका अंजाम भी इबरत के तौर पर माजी का हिस्सा होना चाहिए, ताकि आज के ज़माने में भी अगर लोग सोचें तो सोचने से पहले, करने से पहले 1000 दफ़ा इस चीज़ के अंजाम के बारे में सोचें। अभी इस वक्त रिजवाना की हालत क्या है? सोशल मीडिया की खबरें और जो हम तक मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक उसकी हालत पहले से कहीं ज़्यादा अबतर है और वो हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। जबकि जज साहब का बयान ये आता है कि मेरी बीवी नफ्सियाती मरीज़ा है, तो क्या ये कह के वो राह फ़रार इख्तियार कर सकते हैं? खैर, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि बच्चों के साथ होने वाले इस तशद्दुद पर हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले चूँकि सुलेमान जनरल हस्पताल के बाहर लाहौर में ही मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि रिजवाना के वालिदैन का इस वक्त स्टैंड क्या और रिजवाना की सूरत हाल क्या है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं। जी सुलेमान, बताएगा कैसी तबीयत है इस वक्त रिजवाना की?
आज बिल्कुल सिविल जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली 15 साल रिजवाना जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के ICU इलाज है। बच्ची के सर पर जो कीड़े पड़ गए थे उसको सर्जरी के जरिए रिमूव तो कर दिया गया है। फिर उसके बाद CT स्कैन किया गया, यह देखा गया कि आया कि जो सर पर इन्फेक्शन हुई है उसने दिमाग पर असर तो नहीं किया। ताहम जो CT स्कैन रिपोर्ट है वो बेहतर आई है और दिमाग की जो सोजश थी उसको एंटीबायोटिक के ज़रिए ठीक किया जा रहा है। अब जो रिजवाना की सेहत है उसके हवाले से जो नए खतरात लाग हुए हैं उसमें जो है वो उसकी चेस्ट की इन्फेक्शन है। चेस्ट की इन्फेक्शन की वजह जो है वो ब्रांकोस्कोपी जो उसकी की गई, पल्मोनोलॉजिस्ट के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसका जो है वो गाइडेड वायर के ज़रिए उसके गले के ज़रिए कैमरा डालकर उसके फेफड़ों का मुआयना किया तो ये बात सामने आई कि उसके जो फेफड़ों में है वो खून जमा हुआ है, इसके साथ साथ उसमें इन्फेक्शन भी है वो रिपोर्ट हुई है। जिसके बाद अतवार के रोज़ भी उसकी जो है ब्रांकोस्कोपी की गई और वो जो खून जमा हुआ था उसको निकाल दिया गया। कल भी जो उसकी थोड़ी सी हालत तशवीशनाक हुई, जिसके बाद पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक है उन्होंने बच्ची की जो है वो ब्रांकोस्कोपी की है। उसके बाद उसका जो फिर से फेफड़ों में खून जमा था उसको निकाल दिया गया है। तिब्बी माहिरीन जो है मेडिकल बोर्ड के उनका ये कहना है कि जो सर्जरी की गई है वो तो कामयाब है, उसके ज़ख्म जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। ताहम जो इन्फेक्शन है इसके साथ साथ जो दिल का मसला है उसमें हमें थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ा है। फिजियोथेरेपिस्ट को जो है वो इस मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया है क्योंकि बच्ची पर जो तशद्दुद हुआ था उसके जो मसल्स हैं उसमें खून की गर्दिश नहीं हो रही थी और खून की गर्दिश को बहाल करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो बच्ची की उन्होंने फिजियोथेरेपी शुरू करवा दी है। और क्योंकि बच्ची जो है वो इतनी ज़्यादा हिल जुल नहीं सकती तो बेड पर जो है फिजियोथेरेपिस्ट आकर उसकी फिजियोथेरेपी वो करवा रहे हैं। गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने भी जो है वो जनरल हॉस्पिटल का दौरा किया। यहाँ पर ICU में जाकर खुद जो है वो बच्ची से मिले हैं। उन्होंने मेडिकल बोर्ड भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद था। मेडिकल बोर्ड ने वज़ीर आला पंजाब को बच्ची के ज़ख्मों उसके वाले से जो टेस्ट किए गए हैं, एक्सरे CT स्कैन के साथ बड़े टेस्ट किए गए हैं उसके बारे में तफसीलन आगाह किया। इसके साथ साथ उन्होंने इस बच्ची को अब तक जो इलाज मुआवजा फराहम किया गया है, जो सर्जरी की गई हैं उसके बारे में तफसीलन जो है वो आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मेडिकल बोर्ड के जो नुमाइंदगान थे उनको जो है वो हदायत जारी की हैं कि वो तमाम तर जो वसाइल हैं उसको बरूए कार लाकर रिजवाना की जल्द से जाबी के हवाले से जो है वो जो वसाइल हैं। ठीक है सुलेमाना, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पहले भी इस 2-3 दफ़ा मुझसे इस हवाले से बात कर चुके हैं। सारी सूरत हाल से हमें ऑन एंड ऑफ वो अपडेट करते रहते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में उनसे बात करने के बाद इस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना कि बच्चे के सर में कीड़े पड़ गए हैं तो ये सुन के कोई भी माँ या कोई भी बाप शदीद तकलीफ़ में आ जाता है। 15 से ज़ायद ज़ख्म उस बच्ची के जिस्म पे मौजूद हैं, 2 से 3 फ्रैक्चर हो चुके हैं उसको। किस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया होगा, बच्चे आपके हो या किसी के भी हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चे सबके जैसे सांझे होते हैं, लेकिन किस तरह से सिर्फ मुलाजमत के एवज़ और चंद पैसों के एवज़ पहले तो उसके वालिदैन ने उसको भेजा और उसके बाद फिर जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो बच्ची, उसका क्या कसूर था और जिसने तशद्दुद का निशाना बनाया उनका माइंड क्या था। इस हवाले से हम डिटेल में बात कर लेते हैं। डॉक्टर अमरीन गिल हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे नफ्सियात हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद किए हैं। डॉक्टर अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसी हैं? शुक्रिया आपके आने का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब कहिएगा कि बहुत बात करते हैं हम इस बारे में अपने शोज़ में, जिस प्लेटफॉर्म पे फोरम पे हमें टाइम मिलता है और हमें मौका मिलता है हम बात कर देते हैं, लेकिन अगर हम इसका बैकएंड देखें तो ऐसे बेशुमार केसेस हैं, खासतौर पर जज साहिबान के 2-3 केसेस से पहले भी सामने आ चुके हैं। क्या जो बच्चे उनके घर काम करने आते हैं उन्हें वो क्या समझते हैं, क्या उनका माइंड होता है, खासतौर पे इस केस में आप क्या समझती हैं, क्या सोच कर उस बच्ची को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहा, सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली जो पहले ज़ैनब का भी केस हुआ या और भी जो केसेस अब्यूज़ के होते हैं उस पर ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं तो हम भी उसी पेन से गो थ्रू करते हैं। अगर इस स्पेसिफिक या अगर पिछला जो ज़ैनब का ये कुछ केसेस हैं जो कि हाईलाइट हो जाते हैं ज़्यादा हुए। आपको पता है कि घरों में बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा फ़िज़िकल अब्यूज़ जिसको हम जिस्मानी तशद्दुद कहते हैं और सेक्शुअल अब्यूज़ जिसको हम जिनसी तशद्दुद कहते हैं होता है। सबसे पहले तो हमें ये जो आपने नफ्सियाती तौर पे पूछा कि बच्चों पर क्यों होता है, हमें ये सोचना पड़ेगा। बच्चे जो हैं वो हमेशा याद रखें ईजी टारगेट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर सकते, जो कि बता नहीं सकते और जो ताकत में होता है या जिसको हम साइकोपैथिक एटीट्यूड बोलते हैं, वो हमेशा उसके ऊपर हमला करेगा जो इजी टारगेट होगा और जो वापस में जवाब में आपको रिएक्ट नहीं करेगा। तो बच्चे जो है सबसे ज़्यादा आपको पता है फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार ही इसलिए होते हैं क्योंकि वो इजी टारगेट होते हैं। और अगर आप इसी तरह रेप के भी फर्दर केसेस में जाएं तो फीमेल्स फिजिकली वीक होती है, तो एक तो सबसे पहले वो इजी टारगेट होते हैं। नंबर 2, ये जो आपने रिजवाना की बच्ची का जो है या जैसे पहले ज़ैनब का या और कई
हमारे पास तो बहुत और बहुत केसेस आते आते हैं ऑब्वियसली, जो हम देखते हैं स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज़ के भी साथ साथ। इसमें अगर आप ये नोट करें कि बच्ची को ये ज़ख़म जो आज अभी रिपोर्ट बता रहे थे न्यूज़ में कि ज़ख़म बड़े पुराने हैं, और अगर बकौल हमारे जो रिस्पेक्टेबल उनके जो शौहर जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी उनकी वाइफ जो है वो ज़हनी मरीज़ा है, तो द पॉइंट यहाँ पर है कि जो हमारी जो क्रिमिनल साइकोलॉजी या फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर मोर देन 90% दे टेक अ शेल्टर। जब उनके ऊपर कुछ ऐसा आता है या और भी जो ऐसे पहले केसेस हुए जिसमें कि बड़ा ब्रूटली मारा जाता है, तो वो ये इसी चीज़ का शेल्टर लेते हैं कि जी जहनी मरीज़ा, ओके जी जहनी मरीज़ा अगर है तो उन जज साहब से ये पूछा जाए कि क्या अगर उनको पता है तो क्या उन्होंने उनका ट्रीटमेंट करवाया, क्या उनको किसी रिहैब में रखा गया, क्या किसी जहनी अमराज के किसी इंस्टीट्यूट में उनको रखा गया कभी पहले जो वो इस चीज़ की आड़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पैदा होता है। इसके अलावा जब तक इदारे अपना एहतसाब खुद नहीं करेंगे, हम एक केस आएगा बात करेंगे। हमें बताइए कि आप बताइए ज़ैनब के केस का अभी तक कोई आया है जो पिछले जो और या और केसेस हैं, कोई आया उनके जो है वो ऐसा? तो सब एक और चीज़ अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है जो जज साहब हैं मोहतरम जनाब अली, अगर हम उनकी स्टेटमेंट देखें, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि तशद्दुद उनकी जो साइको बीवी उन्होंने नहीं किया बल्कि उनके माँ बाप ने किया बच्चों के। खैर इस साइड अगर दूसरा रुख अगर हम देखें सारे मामलात पे जो केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। सोशल मीडिया की वजह से ही टेलीविजन की स्क्रीन पर चीज़ें आती हैं। क्या वजह है कि ये चीज़ें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही? कवानीन तो बने हैं, क्या अमल दरामद नहीं हो रहा, या हम कुछ जो है ज्यादा तशद्दुद और इन चीजों पर ज्यादा कुछ इस राह पर ज्यादा गामजन हो गए? हरमीत, सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो हम बात जैसे करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन या जो भी है, अव्वल तो आपको पता है कि चाइल्ड लेबर जो है कवानीन के अंदर अलाउड नहीं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। द फर्स्ट इज के चाइल्ड लेबर अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात ये आती है कि हम लोग जो हैं इसमें मैं वालदैन को भी बराबर का जिम्मेदार समझती हूँ, क्योंकि माजरत के साथ इस क्लास में लोग बच्चियाँ पैदा करके बहुत ज़्यादा वो इसलिए करते हैं कि हम घरों में छोड़ दें और फिर वो कई कई महीने गाँव चले जाते हैं और वो खैर खबर ही नहीं रखते कि वहाँ छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए आप टोटली ये नहीं कह सकते कि जी माँ बाप जो है वो इससे बरी जिम्मा हो गए। एक तो आपने ये कहा, तो मैं इस पहलू को भी हाईलाइट कर रही हूँ कि पेरेंट्स की वालिदैन की जिम्मेदारी बराबर है। अगर वो अव्वल तो चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं, लेकिन अगर चलें जी वो कर भी रहे हैं तो उनका देखना कि वो उनके साथ क्या हो रहा है, बच्चे ठीक रह रहे हैं नहीं। थर्ड, उन्होंने जो हमारे आपने जैसे कि आपकी उसमें मोहतरम जो जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी वालिदैन ने भी अगर किया है तो इसका मतलब है कि उन्हें पता था, क्योंकि बच्ची के जख्म नए नहीं है हरमीत, वो बड़े पुराने हैं। उसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट न्यूज़ में आ रही है वो है कि जख्म बहुत पुराने हैं। दैट मीन्स कि वो जो मोहतरम जज साहब हैं वो जानते हैं कि ये बड़े अरसे से चला आ रहा है। तो अगर बहुत अरसे अगर किसी में टेंडेंसी हो किसी को नुकसान पहुंचाने की, जिसको हम बोलते हैं साइकोपैथिक बिहेवियर और साइकोपैथिक एटीट्यूड, जिसमें लोग क्या करते हैं कि उनको मज़ा आता है बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन टू अदर्स, ये एक साइकोपैथिक एटीट्यूड है, डिस्प्लेस्ड एंगर है कि जिसमें आप बुरे तरीके से ब्रूटली मारकर प्लेयर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। एक मेन करैक्टर इसमें जो हम, चूँकि ख़बरों में भी हमने काफ़ी चीज़ हाईलाइट देखी है, मुख्तार वो बंदा जिसने इस बच्ची को काम पे रखवाया उसको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल चाहे जज साहब उनको बेगम को गिरफ्तार करें ना करें, उनको करें ना करें, मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने जमानत ले लिया उनकी बीवी के लिए, तो जमानत अब वो जो एक्चुअली बेसिकली मुख्तार इज अ पर्सन जो हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं, एक मुख्तार नहीं है, बहुत मुख्तार है। अब वो लोग हैं जिनको, अच्छा ज़्यादातर घरों में आपने चीज़ प्रैक्टिस देखी होगी, ज़्यादातर कहा जाता है हमें छोटी बच्ची चाहिए ताकि हम उसको बनाएं, उसको ट्रेंड करें, उसको हम अपने मुताबिक मोल्ड कर लें, क्योंकि वो बच्ची है। तो ज़्यादातर लोगों का टारगेट भी होता है। हम चाइल्ड लेबर पे तो भी जा ही नहीं रहे ना, क्योंकि वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस केस में इन करेक्टर्स की अगर हम बात करें, 5 माह तक उस बच्ची का पता नहीं लिया गया, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, लेकिन जब उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो ये खातून उसको खुद छोड़ने के लिए वालिदैन के पास गई, और वालिदैन इमीडिएटली लाहौर नहीं आए, सरगोदा से वो टाइम के बाद आए हैं। तो ये चीज़ें आप किस तरह से देखती हैं कि एक चीज़ देर तक हमसे पहुंचती है, लेकिन उस बच्चे का बयान भी आपने देखा होगा, उसने कहा कि मुझे मुसलसल बैट से मारा जाता था।
तो आप इसे किस तरह से देखती हैं कि उस बच्ची पे, खासतौर पे बच्चों पे क्या असरात मुरतब होते हैं इस तरह के बिहेवियर के, खा माँ बाप के हों या फिर इनके हों? सोहा, सबसे पहले आपने ये बड़ी प्यारी बात की, ये जो मुख्तार एक कैरेक्टर है, इनको हम मीडिएटर्स बोलते हैं। चाहे वो बच्चों को अगवा करना हो, चाहे वो बच्चों को जो है वो आपने इस तरह से कामों पे रखवाना हो, इसमें बच्चे बच्चियां दोनों हैं। और सिर्फ घरों में नहीं, बाहर भी, जहाँ पर भी जो वर्कशॉप्स के ऊपर, भट्टों में, जहाँ पर बुरे छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता है, ठीक है, चाइल्ड लेबर को आप सेपरेट रखते हैं। नंबर 2, आपने बात की कि छोटे बच्चों को टेंडेंसी है लेने की बच्चियों को, स्पेशली घरों में। वो क्यों डिमांड की इसलिए जाती है कि छोटे बच्चे जो हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो आगे से आपको जवाब नहीं देंगे, वो इजी टारगेट है, बदतमीजी नहीं करेंगे। आप उन्हें 2 थप्पड़ मार भी लेंगे तो वो डर उनके अंदर पैदा किया जाता है कि अगर तुम, ये बिल्कुल उसी तरह है ना कि जैसे आप बच्चे को कहें कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हारे माँ बाप को बताएंगे, और बच्चा उस डर के अंदर दबता जाता है। बच्ची जब कह रही है मुझे 5 या 6 माह से तशद्दुद हो रहा है, इसका मतलब 5-6 माह से पेरेंट्स ने, उसके वालिदैन ने यहाँ आकर खबर नहीं ली। अगर नहीं हुई होती तो वो उस दौरान उसको बताते। तो जो लोग अपने बच्चों की कमाई खा रहे हैं और 6-6 महीनों ने यहाँ नहीं पता कि क्या हो रहा है, स्पेशली ये जो कह रहे हैं कि जी बीवी जो है मुलजमा जो है ये ज़हनी मरीज़ा, तो क्या उसने कभी अपने बच्चों को मारा? फिर ज़हनी मरीज़ा अगर हो तो अपने बच्चों को भी मारे। तो क्या वजह है कि गुस्सा सारा और ये जो ज़हनी मरीज़ा है या किसी की जान ले लेना ये सिर्फ गरीब के बच्चे के ऊपर होता है? तो मैं फिर इसके ऊपर जो लास्ट आपने बात की कि जब तक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तब तक ये चीज़ नहीं रुकेगी। और अभी भी सोहा, हमारे घरों के अंदर जब हम कहते हैं कि छोटे बच्चे को ना आप रखवाएं काम पे, तो आपको पता है क्या कहती हैं? ओ बाजी जड़ा वे ना तुसी नहीं रखोगे तो असी किधरे हो रखवा लांगे। ये उनकी बड़ी, मैं जब उन्हें कभी समझा रही होती उनकी ज़बान में कि बच्चे या बच्चियां अभी छोटी हैं तो अभी मत करो, तो कहती बाजी तुसी नहीं रखोगे तो असी किधरे और फिर की करिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है। अगर हम देखते हैं जो कच्ची आबादियां हैं, खासकर अगर हम पहले तो हम पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो ये क्रेडिट भी कहीं ना कहीं ये झोपड़पट्टी वालों को ज़्यादा जाता है कि उन्होंने आबादी बड़ी बेदरिस्त तरीके से तेज कर ज़्यादा कर दी है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जो नशावर चीज़ें खिला के फिर उनसे जिस तरह भीख मांगी जाती है, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा किरदार है, रिस्पॉन्सिबल ये भी हैं। इसी के साथ जोड़ लीजिएगा, एक तो घरों में जो चीज़ें हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन साथ साथ आप देखिए कि तालीमी इदारों में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, यानी आपका भावलपुर यूनिवर्सिटी आपके सामने जिसमें ज़्यादातर जो खवातीन हैं, नौजवान लड़कियां हैं, उनको जिनसी हरासगी का सामना पड़ा, उनकी वीडियोज आई, उनको ब्लैकमेल किया गया। ये कौन सी जहनियत है, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? नशे के साथ साथ ब्लैकमेलिंग करना। देखिए, मैं फिर कहती हूँ हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो जब बढ़ जाए तो ये होता है। एक तो सोशल मीडिया और ये सब कुछ जो आपने कहा इस्तेमाल, सबसे बढ़कर हरमीत, जब तक हम पनिशमेंट्स नहीं देंगे, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम सिस्टम बनाते हैं, बिहेवियर शेप अप इंसानों का करते हैं, तो उसमें जज़ा सज़ा का तसव्वुर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का साइकोलॉजी के अंदर बड़ा ज़रूरी है। जब पनिशमेंट नहीं मिलती फॉर द रॉन्ग बिहेवियर्स के ऊपर, तो वो चीज़ और बुराई या वो जो ईवल है वो फैलता जाता है। ये केसेस दिन ब दिन फैल ही इसीलिए रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर इनको पनिशमेंट्स नहीं दी जाती, इसको रोका नहीं जाता, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ से नडर होकर करते हैं। आपने जैसे इस्लामिया बहावलपुर, बहुत ही ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट, जिसमें कि आपको पता है कि कितनी बच्चियां एक्सपोज हुई, उनकी आगे लाइफ्स के साथ क्या होगा। और जो बच्चियां वहाँ पढ़ रही हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको उठा लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसकी रिप्यूट, तो कितनी बच्चियों की तालीम एट स्टेक है। और ये जो कंपैटिटिव लाइफस्टाइल हमने बना दिया है, सबसे बढ़कर हरमीत हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट नहीं हायर करते जो अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में आगाही दे सकें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, आपने किन चीज़ों में डरना नहीं है, कहाँ पर आपने अपनी वॉइस रेज करनी है, कहाँ कम्युनिकेट करना है अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब तक ये सारा कुछ नहीं होगा, आई एम सॉरी टू से, ये अब फैलता, ये कैंसर है जो कि अब फैलता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसी को सेकंड करना चाहती हूँ कि आप तो चलिए बात करें कि यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो उनको इस हवाले से गाइड करें। आपके घर में तमाम शर्म हया के बावजूद भी ये फ्रीडम होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को गाइड कर सकें इस हवाले से कि आपने इस तरह की हालात में क्या रिस्पॉन्ड करना है। उस यूनिवर्सिटी समेत, घर में काम करने वाली बच्चियों समेत, बच्चों पर हम क्या असरात मुरतब कर रहे हैं, उनसे बात ना करके इस बारे में, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स प्रोडक्टिव डिस्कशन में हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में हालात जैसे भी हों, बर वक्त हम ये देखते हैं कि वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो या भी कोई नागहानी सूरत हाल हो, उससे निपटने के लिए पाक फ़ौज हमा वक्त तैयार रहती है। एक तो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रही होती है, सेकेंडली हम देखते हैं कि इस तरह के मकाम जैसे सैलाब की अगर हम सूरत हाल की बात करें, 2022 का सैलाब ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा करके गया जिसको आज भी रिहेबिलिटेशन की तरफ हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाक फ़ौज का एक ऐसा तैयारा जो लसपेला के मकाम पर उस वक्त अगस्त में 2022 को रवाना हुआ रेस्क्यू करने के लिए सैलाब मुतासरीन को, लेकिन ख़ुद हादसे का शिकार हो गया। आज इस वाक़े को पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है। हरमीत, हमारी मसल्लह अफवाज वो बर्री हो, बहरी हो या फ़ज़ाई हो, इस तरह के हालात में हमने हमेशा अपने शहीदों को जान की कुर्बानी देकर हमारी हिफाजत करते देखा है। और आज लसपेला का ये वाक़या जो है उसको यकीनन याद करने का दिन है। अल्लाह पाक की कुर्बानी इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ये हादसा जब हुआ था बहुत ही अफसोसनाक। और अगर मैं जनरल सरफराज शहीद साहब की बात करूँ तो मेरी उनके साथ GHQ में मुलाकात हुई थी और मैंने यकीन माने कि इनकी जो शख्सियत है, जिस तरह ये नरम बोलते थे, जो अल्फाज का चुनाव था इनका, और जिस मिलनसार थे ये, जिस जहाँ मिलते थे, जिससे मिलते थे, अपनायत सी महसूस होती थी। और मैं अगर बात करूँ कोयटा, जब मैं लास्ट गया था और वहाँ पे मेरा स्टे भी बिल्कुल कोर कमांडर के पास ही था, उस इलाके में बहुत से लोगों से जब मैंने इनके हवाले से पूछा तो यकीन माने वहाँ के बड़े बड़े ऐसे लोग जो जिरगे में बैठते हैं, जो वहाँ के मशरान हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो उनकी तारीफें करते थे। उनकी जो शख्सियत थी वो कमाल की थी। और इसमें फिर अगर आपने बात की कि चाहे वो कुदरती आफात हो या बॉर्डर पे या दहशतगर्दी के साथ लड़ना हो, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो जवान हैं, पाक फौज से रिलेटेड जो लोग हैं, जिस तरीके से जो उनकी कुर्बानियाँ, इंटेलिजेंस से रिलेटेड लोग हैं, या आप जाते हैं अफगानिस्तान के इस पार, अगर हम देखें जिस तरीके से तालिबान का कला कमक करना था या सवात का ऑपरेशन था, या वहाँ पे वो जो खूनी चौक था जहाँ पे पुलिस की लटकी लाशें और सरकटी लाशें जो थी वहाँ पे पड़ी होती थी, खौफ का समा था। उस खौफ को ख़त्म करना, वो चीज़ें सारी हमने अपने आंखों से देखी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि क्रेडिट जो है पाक फौज को जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि जैसा भी वक्त हो, जितना भी बुरा वक्त हो, कहीं ना कहीं आस उम्मीद जो है वो हमारी आवाम की भी पाक फौज के साथ ही होती है। और फिर हम जब देखते हैं कि जब इस किस्म के हालात होते हैं और उनको जब हम देखते हैं, जब उनके मुख्तलिफ ट्रूप्स जब पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो दोबारा भर आती है। और यही वजह है कि आज भी अगर हम देखें, बेतहाशा हज़ारों लाखों नौजवानों ने इस सरजमीन, इस वतन, इस मट्टी की खातिर अपनी जानें निछावर की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत। वो जंग की सूरत हाल हो, कोई नागहानी आफत हो, हमारे शहीदों ने हमेशा अपनी जान की कुर्बानी दे के हमारी हिफाजत की है और अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी को कबूल और मंजूर करे। हरमीत, हम नहीं भूल सकते, चूँकि आपका ताल्लुक भी सवात से है, तो आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़रब अज़्ब एक ऐसी जंग जो हमारे शहीदों ने, हमारी पाक फ़ौज ने लड़ी, जहाँ पर कई जानें कुर्बान हुई, लेकिन उसके बाद हमने जो टेररिज्म को हमने अपनी ज़िंदगी से, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान से ख़ास तौर पे जो पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया था, जो हमारे एक पोर्ट्रे इमेज बन गया था पूरी दुनिया में, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको सही करने के लिए हमारी पाक फ़ौज ने जिस तरह से ज़रब अज़्ब लड़ा, जिस तरह से वहाँ से दहशतगर्दों को निकाला, हमें आज भी याद है कि वहाँ के बच्चे बच्चियाँ किस कदर खौफ व हिरास की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बल्कि आपने तो वो चीज़ें खुद एक्सपीरियंस भी की होंगी। फिर हम ज़लज़ला नहीं भूल सकते। पाकिस्तान में इस सूरत हाल में जिस तरह से पाक फ़ौज आगे बढ़ी, जिस तरह से लोगों को ज़िंदगी की तरफ वापस लेके गए, और अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर हम अपनी सरहदों की बात करें, अगर हम अपनी बहरी सरहदों की बात करें, तो वहाँ पर हमेशा तैयार रहना सियाचिन को हरमीत इस मौके पर नहीं भूला जाता, जो अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजार देते हैं। तो ये वो सारे लम्हे, ये वो सारे औकात, ये सारी वो मकाम है जहाँ पर पाक फ़ौज आज भी अपने घर बार। और अगर हम शहीदों की फैमिलीज़ की बात करें हरमीत, तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जब अपने किसी बेटे को पाक फ़ौज में भेजा जाता है तो कुर्बान करने के लिए ही भेजा जाता है। हमारे सेट पे आपसे, मुझसे, कई फैमिलीज़ का इंटरेक्शन होता है और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारा बेटा जो है वो शहीदों में। तो शहीदों की जो हुर्मत है, शहीदों का जो मकाम है, उसके लिए हमें ये कुर्बानी का हम क्या कर सकते हैं? अगर हम रिगार्ड करने की बात करें तो सिर्फ उनको अच्छे अल्फाज में याद करके पाक फ़ौज को खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत हरमीत पेश किया जा सकता है। लेकिन शहीदों की फैमिलीज़, जी
बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो जिन के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई है, जिन से मुलाकातें हुई हैं, यकीन माने कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा कर्ब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक खुशी ज़रूर होती है, वो फ़ख्रिया अंदाज ज़रूर हमें देखने को मिलता है। और फ़ख्र इसलिए होता है कि जो उनका जवान बच्चा था, बेटा था, उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन पर जान कुर्बान कर दी। और वैसे अगर कहा जाए तो अभी भी अगर आप देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे जाने से भी लोग कतराते थे, खौफ था, एक खौफ का अलम था, बच्चियां स्कूल नहीं जाया करती थी। अभी अगर हम देखें, आपको याद है कि मलाला यूसुफजई का जब किस्सा हुआ, उस वक्त ये सूरत हाल थी कि तालिब का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल होता था। हमें जिस मुश्किलात का हमारी फैमिलीज को, हमारे लोगों को वहां पे सामना था, उसमें कोई शक नहीं कि फिर हमने जो मुख्तलिफ ऑपरेशन देखे, वहां पे बेदरिग कुर्बानियां हमने देखी, बॉम्ब ब्लास्ट देखे, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, लेकिन वो हिम्मत, वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो कारनामे हमारे सामने थे। और फिर वही सवात का एरिया जो आपने पिछले साल देखा था कि 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जो है उस तरफ चले गए, उसकी वजह क्या थी कि दोबारा वहां अमन की बहाली, एक लंबी जंग को जीतना। और अगर हम अपने तमाम तर इदारों की बात करें, चाहे हम पुलिस की बात करें, हम इंटेलिजेंस इदारों की बात करें या फौज की बात करें, चाहे वो बरी हो बहरी हो, जहां पे भी हमने इनको देखा है, जवानमर्दी से ये लड़े हैं। और यही वजह है कि आज अगर पाकिस्तान, क्योंकि बड़े लोगों का ख्याल था, बड़े लोगों की सोच थी कि ये वतन जो है कुछ ही दिनों का मेहमान होगा, लेकिन आज अगर ये कायम दायम है तो ये क्रेडिट भी पाक फौज को ही जाता है। और हरमीत, पाक फौज के जब हम जिक्र करते हैं तो आज के दिन तक 9 मई के वाक़े को जो है वो हम कहीं भी अगर कोट करना चाहें तो यस, एक सिविल वॉर जो है जिसको करने की कोशिश की गई आवाम की जानिब से, खा वो किससे भी इन्फ्लुएंस थे, हमें चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी कि हम इस चीज़ का रिगार्ड करें, हम इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि आज हम, अगर आप वहाँ मौजूद हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, हम अपने घरों में महफूज मौजूद हैं, तो सिर्फ इस पाक फ़ौज की वजह से, इस मुसल्लह अफ़वाज की वजह से जो बहरी सरहदों पर, समंदर पर हमारी हिफाजत करती है, फ़ज़ाई सरहदों पर फ़िज़ा में मौजूद है कि हमारी हिफाजत कर सके, ताकि कोई दखल अंदाजी किसी गैर मुल्क से हमारे मुल्क पर मैली आँख से ना देखा जाए। और अगर हम मुसल्लह फ़ौज की बात करें तो हम वक्त अपना असलहा तैयार करके बैठे सरहदों पर हमारी हिफाजत फरमा रहे होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को कीप इन माइंड रखना चाहिए कि आपने किस तरह से अपनी ज़ुबान से, अपने एक्शन से, अपने सोच से, तमाम तर चीज़ों को आपने देखना है कि आपने किस तरह से अपनी मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश करना है और उनका रिगार्ड करना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को हमें बाखूबी निभाना चाहिए। किसी भी पार्टी, किसी भी सियासतदान, किसी भी लीडर के इन्फ्लुएंस में आके हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये पाक फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है जो कि हमारी हिफाजत के लिए मामूर है। और इसी के साथ अच्छे मैसेज और नोट के साथ आपसे लेंगे अब इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आपका फीडबैक जो है वो ऑन एंड ऑफ तो हमें मिलता रहता है, लेकिन उसके अलावा इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग इन द शो, यू गाइस कैन टैग अस ऑन सोशल मीडिया। अपना फीडबैक जो है वो हमें देते रहिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।